वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल मैंने एंट्रोपी का अपना लास्ट लेक्चर लिया था। थोड़ा सा उसमें हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी के बारे में कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी क्या होती है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी क्या होती है। मैंने आपको ये बताया था उस लेक्चर में कि चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, देयर विल बी सम चेंज इन द एंट्रोपी। ठीक है ना। आप ये ना सोचिए कि आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सल प्रोसेस है तो वहां पे एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, या वहां पर देयर विल नॉट बी द इंक्रीज इन द एंट्रोपी, देयर विल बी सम चेंज इन द एंट्रोपी। ठीक है ना। रिवर्सल प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि सिस्टम के अंदर एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो एक चीज जो मतलब हम लोग का एक परसेप्शन बना होता है कि रिवर्सल प्रोसेस है तो वहां पर चेंज इन एंट्रोपी नहीं होगी। दिस इज नॉट ट्रू। आपका रिवर्सल प्रोसेस है तब भी एंट्रोपी चेंज होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो भी हमारा एंट्रोपी चेंज होगा। तो जो कल मैंने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको उसकी जो एग्जिस्ट है वो बता देता हूँ। क्या पढ़ा था हमने कि आ, हमने ये पढ़ा था कि एक हमने क्लॉसेस इनक्वालिटी पढ़ी थी क्या, कि डी क्यू बाई टी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो आपका साइक्लिक इंटीग्रल है डी क्यू बाई टी हमेशा इक्वल्स टू जीरो कब होगा, व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल या फर्स्ट व्हेन साइकिल इज रिवर्सिबल। ठीक। अच्छा, एंड डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो कब होगी, व्हेन योर साइकिल इज इरिवर्सिबल। ठीक है ना। तो ये हमने एक क्रॉसेस इनइक्वालिटी पढ़ी थी कल। ठीक, क्लॉसेस ने एक इनइक्वालिटी दी थी। ठीक। फिर हमने फर्दर मैंने एक इक्वेशन डिराइव कराई थी आपको कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन इंटीग्रेशन 1 to 2। ठीक, ये मैंने जनरलाइज इक्वेशन कराई थी किसके लिए, फॉर एनी प्रोसेस। देखिए ऊपर वाली बात जो हम कर रहे थे ये फॉर साइकिल कर रहे थे। ठीक है। और फॉर प्रोसेस की अगर हम बारे में बात करें तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आती है, वो ये निकल के आती है। ठीक। अच्छा, तो इसमें अगर आपका प्रोसेस जो है वो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो आपका ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि दिस विल बी जीरो, एस जनरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 1 to 2 डी क्यू बाई टी। ठीक, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपका सिंपली ये कितना हो जाएगा, कितना, एस टू माइनस एस वन, दिस विल इक्वल्स टू 1 to 2 डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। ठीक। तो दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस साइकिल के बारे में मैं ऊपर इनइक्वालिटी पढ़ी थी हमने, प्रोसेस के बारे में हमने ये पढ़ा। ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका एस जनरेशन है वो क्या होता है, दिस इज एस टोटल, मतलब टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, मतलब एस जनरेशन कितना जनरेशन हो रहा है, तो इसमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, कितनी एंट्रोपी का जनरेशन हुआ। तो यानी कि जहां पर भी एस जनरेशन टर्म आएगा इसका मतलब क्या है, दैट प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर रिवर्सल प्रोसेस था, देखिए फिर भी एंट्रोपी चेंज का टर्म आपका आया। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो जनरलाइज इक्वेशन याद रखनी है कि एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। तो अगर इरिवर्सिबल होगा तो एस जनरेशन वाला टर्म आएगा, और नहीं तो आपका सिंपली डी क्यू बाई टी को आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है। माइनस एस वन इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन 1 से 2 और एस जनरेशन। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि जो आपका ये एस जनरेशन होता है, दिस इज नॉट दी प्रॉपर्टी, नॉट दी प्रॉपर्टी। ठीक है ना। जो जो एंट्रोपी जनरेट हुई है तो दैट इज नॉट दी प्रॉपर्टी, लेकिन S2 जो आपका एंट्रोपी है, जो जो ये वाली एंट्रोपी चेंज आपने लगाया, दिस इज दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज नॉट दी प्रॉपर्टी एस जनरेशन। तो ये हमको दो तीन चीजें हमको याद रखनी है इसमें। अब हम इसमें आपको आगे ले जाता हूँ, इस जो हमारी इस इक्वेशन है इसकी जरा हम एनालिसिस करते हैं। ठीक। तो जरा केस वन लेते हैं, केस वन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक। अगर मैं बोलूं कि किसी भी सिस्टम में अगर सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं और देयर इज अ हीट एडिशन,
ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन, तो मैंने जनरल टर्म लिखा इसमें। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि सिंस इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म जीरो हो गया। ठीक, हीट एडिशन इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, तो आपका क्या हुआ कि जो आपका ds है, जो एंट्रोपी चेंज है, इट इज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। ठीक, फर्दर हीट रिजेक्शन लेके चलते हैं। अगर हीट रिजेक्शन हो रहा है तब क्या हो रहा होगा, हीट रिजेक्शन ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज जीरो, और रिजेक्शन है इसका मतलब क्या है, दिस इज नेगेटिव, तो ds इज नेगेटिव। ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब आप देखिए, इंट्रोपी चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और इंट्रोपी चेंज आपका नेगेटिव भी हो सकता है फॉर अ प्रोसेस। ठीक है ना, तो अब ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ लोग कहेंगे कि इंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है, तो लेकिन इंक्रीज इन इंट्रोपी प्रिंसिपल है वो आपका क्या कहते हैं वॉयलेट हो रहा है, नहीं। तो ये मैं एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉर अ यूनिवर्स एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है ना, लेकिन एक प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए एंट्रोपी चेंज कैन बी नेगेटिव व्हेन देयर इज अ हीट रिजेक्शन। ठीक है ना, देखिए कैसे कैसे हुआ, देखिए हुआ क्या कि आपने क्या किया कि मान लीजिए सपोज करेगा ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था। ठीक, यहाँ से और कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ 1 से 2। ठीक, और ऐसा कुछ हुआ कि हीट रिजेक्ट हो गई, तो इस सिस्टम के लिए तो एंट्रोपी नेगेटिव हो गई ना। इस सिस्टम के लिए इस सिस्टम के लिए जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, इसके लिए तो एंट्रोपी आपकी नेगेटिव हो गई। लेकिन आपका जो सराउंडिंग था उसने कुछ हीट भी तो गेन करी, तो उसकी अगर हीट गेन करी तो इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी, तो ओवरऑल हमेशा एंट्रोपी में इंक्रीज ही आएगा। लेकिन फॉर अ सिस्टम एंड फॉर अ प्रोसेस आपकी इंट्रोपी दैट कैन बी नेगेटिव फॉर अ सिस्टम। ठीक है ना, पूरे ओवरऑल अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंट्रोपी नेगेटिव हुई, बट यहाँ पे इंट्रोपी आपकी पॉजिटिव हो रही है, तो आपकी ओवरऑल इंट्रोपी पॉजिटिव ही आएगी। हमेशा इंट्रोपी सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज। लेकिन अब इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इंट्रोपी आपकी नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना, तो ये चीज हमको जानने वाली बात है। ठीक है, अच्छा, थर्ड थर्ड देखते हैं, थर्ड कंडीशन देखते हैं। व्हेन योर प्रोसेस इज एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल वाली कंडीशन तो मैंने केस लेके चल ही रहा हूँ, तो आपका ds विल बी इक्वल टू, ये तो हमेशा रहेगा, दिस इज प्लस एस जनरेशन। देखते हैं क्या क्या। एस जनरेशन जीरो है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, और डी क्यू जीरो है क्यों, क्योंकि दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ds इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दिस प्रोसेस इज नोन एज दी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक मींस सेम एंथैल्पी सेम एंट्रोपी, तो इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी ऑफ अ प्रोसेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। ठीक है ना, ठीक है। अब जरा सेकंड केस लेते हैं, केस टू। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, लिखते हैं इसमें पहला, फर्स्ट आपका हीट एडिशन, करिए ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। ठीक, अब आपका ये देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये भी आपका कुछ, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा 100%। ठीक है, एस जनरेशन तो मैंने आपको बताया कि कभी भी इट कैन बी जीरो बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, इट कैन बी जीरो एंड जीरो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, और हीट एडिशन हो रहा है तो आपका ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ds है दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक, सेकंड केस लेते हैं, हीट रिजेक्शन। ठीक, तो ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। ठीक, ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हीट रिजेक्शन इसका मतलब ये आपका नेगेटिव है। तो देखिए दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव,
तो इट कैन बी पॉजिटिव, जो आपका डीएस है कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। फिर से देखिएगा कि अब आप बोलो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आप कह रहे हो कि क्या कहते हैं कि एंट्रोपी चेंज कैन नॉट बी जीरो, बट फॉर अ प्रोसेस एंट्रोपी चेंज कैन बी जीरो, फॉर अ प्रोसेस एंट्रोपी चेंज कैन बी जीरो फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो। ये चीज हमको इस यहां से दिखाई दे रही है साफ साफ। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, लेकिन फॉर ओवरऑल यूनिवर्स कभी भी, फॉर ओवरऑल यूनिवर्स एंट्रोपी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इस बात को बस ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बस यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हीट रिजेक्शन फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी जीरो, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप इससे निकालोगे इट कैन बी जीरो, इवन इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव तो है ही है। ठीक है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका तो। ठीक है ना। तो जरा एक बार जरा मैं ट्रू और फॉल्स कराना चाहता हूँ आपको, जरा देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं इसमें 6 पॉइंट्स लिख दूंगा। ठीक है ना। तो मुझको जरा इसका आंसर बताइएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, मैं पहला स्टेटमेंट इसमें लिख रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। पहला मैं आपको करके बता रहा हूँ कि इसमें कैसे करना है। सिंपली आप प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपली वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन। आपसे बोला रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो रिवर्सिबल मीन्स दिस जीरो और एडियाबैटिक मीन्स दिस जीरो, तो इसका मतलब क्या है जीरो। तो ये इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक, यानी कि डीएस आपका जीरो है, डीएस इज जीरो, इसका मतलब क्या है एस टू इक्वल टू एस वन, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमेशा होगा। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसको इस तरह करना है। समझ में आ रहा है ना। तो आपसे पूछा था कि वेदर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक, यस इट इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक। कहां से पता चला हमको, इससे पता चला। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक, इंट्रोपी जनरेशन, इंट्रोपी जनरेशन इंट्रोपी जनरेशन का अब आप मुझको बताइएगा वन वन से लेके, मतलब वन तो ट्रू मैंने बता ही दिया, वन से लेके पूरा सिक्स तक बताइएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। इंट्रोपी जनरेशन इन अ प्रोसेस, इन अ प्रोसेस signifies signifies degradation of एनर्जी। ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। ठीक, चौथा पॉइंट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपसे ये पूछा जाता है इसके बारे में। एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है कि इंटरव्यूज में पूछते हैं कि एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दिस इज ट्रू और फॉल्स। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है आपका एनर्जी एसोसिएटेड विद द गिवन अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद गिवन अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी is maximum energy when maximum energy which can be converted into which can be converted into
which can be converted into work per unit, work per unit सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक, 6 पॉइंट है आपका। ये मुझे बताना है कि सारे ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। इफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, if an irreversible process has to be isentropic, it must be non-adiabatic। इट मस्ट बी नॉन एडियाबैटिक। तो ये आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। सारे स्टेटमेंट आपके जो हैं इसी वाले इक्वेशन से सॉल्व होंगे, ds इक्वल टू dq बाई t प्लस s जनरेशन। ठीक है ना, ये मुझको इसके आंसर्स बताइएगा। ठीक, फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, सिर्फ मतलब ये बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि बस आपको इस वो जो इक्वेशन में बताया आपको ds इक्वल टू dq बाई t प्लस s जनरेशन, बस देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, जो है उसको लगाइए और सिंपली आप देखिए कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब चूंकि हम एंट्रोपी के बारे में हम जान गए, तो अब जितने भी आपके जो प्रॉपर्टी डायग्राम्स हैं, जितने भी आपके साइकिल्स थी और उनको हम प्रॉपर्टी डायग्राम्स में शो करते थे, तो जरा उसको टीएस डायग्राम पे शो करके देखते हैं। तो हमने एक साइकिल सीखी थी, कार्नोट साइकिल। ठीक, उसको जरा हम टीएस डायग्राम में बनाना सीखते हैं। हमने पीपी डायग्राम में बनाना सीखा था, जरा टीएस डायग्राम में बनाना सीखते हैं, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे कार्नोट साइकिल को। ठीक, तो हमारा जो प्रोसेस 1 to 2 था वो क्या था आपका, आइसेंट्रोपिक हीट एडिशन, सॉरी आइसेंट्रोपिक, नॉट आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपका जो पहला प्रोसेस नंबर 1 था वो क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि और वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है आपका, तो वो प्रोसेस कौन सा है आपका, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैसे, फिर से वही देख लीजिए, dq बाई टी प्लस एस जनरेशन। रिवर्सिबल यानी कि एस जनरेशन जीरो और एडियाबैटिक मींस ये जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि s2 माइनस s2 इज इक्वल टू s1। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है ना, तो आपका जो ये वाला जो जो आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन था आपका, दिस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जरा बनाते हैं इसको टीएस डायग्राम पे, यानी कि 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, ये 1 था आपका, ये 2 था। फिर क्या था आपका, आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल हीट एडिशन का सिंपली क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपका, और हीट एडिशन वाला इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो आपका यहाँ पर आएगा 3। फिर आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऐसे। ठीक है ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस तो मैंने आपको बताया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपका क्यों जीरो आएगा, मतलब S2 इक्वल टू S1 क्यों आया, क्यों, क्योंकि आपका Q जीरो और S जनरेशन जीरो है, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। तो ये आपका 4। और फिर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, जो कि ये था। ठीक है ना, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए, प्रोसेस, और ये आपके क्या हो गए, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये हीट एडिशन रिजेक्शन। ठीक, और ये आपका क्या है, कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन की आपकी कार्नोट साइकिल आपको मैंने टीएस डायग्राम में बनाना आपको सिखाई। ठीक है ना, तो अब जितने भी आप साइकिल पढ़ेंगे, जैसे आप ऑटो साइकिल पढ़ते हैं, डीजल साइकिल पढ़ते हैं, तो वो आपको टीएस डायग्राम में बनाना आना चाहिए। अब आप एंट्रोपी सीख गए तो आप टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम पीवी डायग्राम सीख रहे थे, जब मैंने आपको बताया था कि हम जब पीवी डायग्राम सीख रहे थे, तो क्या हो रहा था कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो ऐसे बन जाता था और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो ये बन जाता था। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम ये देखते थे किसकी स्लोप ज्यादा है, तो कौन सा आइसोथर्मल होता था, कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस होता था। सेम यही अब अगर हम टीएस डायग्राम पे देखें, तो देखिए कहाँ दिक्कत आती है। टीएस डायग्राम पे आपका क्या होगा, जो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है,
जो टीएस डायग्राम है रिवर्सिबल प्रोसेस तो ऐसे बन जाएगा और आइसोथर्मल प्रोसेस आपका ऐसे बन जाएगा। दिक्कत कहाँ पर आएगी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में से कौन से, ये हमको अभी फाइंड आउट करना है कि किसका स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था। अब मैं टीएस डायग्राम में देखता हूं कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, वो हम देखते हैं कैसे देखते हैं उसको। ठीक है ना, ऑलराइट, तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी स्लोप देखते हैं कि टीएस डायग्राम पे क्या होगी। हम ये जानते हैं हमारी फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है, दिस इज टीडीएस इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। अब ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये जीरो हो जाएगा, तो टीडीएस इक्वल्स टू डी यू। ठीक, अच्छा, अब मैं ये जानता हूं कि आपका जो जो u है दिस इज सीवी डी टी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ds इक्वल्स टू सीवी डी टी। ठीक, अच्छा, तो dt बाई ds को मैं क्या लिख सकता हूं? dt बाई ds इज इक्वल्स टू t अपॉन cv। तो आपकी स्लोप क्या होगी ऑफ टी टीएस? दिस इज t अपॉन cv। ठीक, अगला प्रोसेस देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, सेकंड टीडीएस इक्वेशन लिखते हैं, टीडीएस इक्वल्स टू dh माइनस vdp। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो ये जीरो हो गया। टीडीएस इक्वल्स टू cpdt, dh को लिखा मैंने। ठीक, तो अब यहाँ पे dt अपॉन ds इक्वल्स टू t अपॉन cp। तो स्लोप आपकी क्या होगी? ये। ठीक है ना, अब ये बताइए कि c बड़ा है कि cp बड़ा है कि cv बड़ा है? आपका cp बड़ा है, तो स्लोप कौन सी बड़ी हुई? स्लोप आपकी ये वाली बड़ी हो गई, क्योंकि आपका यू नो दैट द cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन cv, ये तो हम जानते हैं। ठीक है ना, तो किसकी स्लोप बड़ी हो गई? इसकी स्लोप, ये आपकी स्लोप बड़ी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अब देखिए कैसे बनेगा ये। तो किसकी स्लोप स्टीपर होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम की, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है इसलिए वो स्टीपर होगी। तो जब टीएस डायग्राम हम बनाएंगे, जब हम टीएस डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, इसमें से कोई एक आपको चूज करना है, तो आपकी क्या होगा? आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा वो ये होगा, दिस इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है ना, और ये आपका कब हो रहा है? जब जब आपका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, और जब आपका कंप्रेशन हो रहा होगा तब क्या होगा? टीएस डायग्राम में देखिए, सब वही कॉन्सेप्ट है, बस जस्ट इसमें डायग्राम बदल गया है। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो दिस इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड दिस इज योर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, तो ये अब अगर आपसे पूछा जाए कि टीएस डायग्राम में किसकी स्लोप ज्यादा होगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैज स्टीपर स्लोप देन द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। अब आपका टीएस डायग्राम भी, अब आप पीवी डायग्राम भी बहुत आसानी से बना सकते हो चारों प्रोसेस के लिए, और टीएस डायग्राम भी बता सकते हो। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो सिंपली क्या होगा? वो ये हो जाएगा, सॉरी, ये दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस और दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये। और अगर इसमें बनाना है तो आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो वो आपका इस तरह बनेगा, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बनेगा वो आपका इस तरह बनेगा। तो चारों प्रोसेस आप बना सकते हैं और बीच में एरर आएगा। तो 0 1 इन गामा इन्फिनिटी जो हमने पहले पढ़ा था, वो हम 0 1 इन गामा इन्फिनिटी यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जरा आपको एक लिस्ट लिखवानी थी, एक जरा चार्ट टाइप का, जो मतलब बहुत आसानी रहती है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि इंट्रॉपी अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा कि गैसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, और क्या कहते हैं सॉलिड्स के लिए क्या एंट्रोपी होती है, जो मैंने आपको अलग अलग फॉर्मुले बताए थे। इसको जरा यहाँ पर एक चार्ट टाइप का बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसको बस पढ़ लेंगे तो आपको सारी एंट्रोपी के सारे न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। ठीक, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस था जो मैंने आपको लेक वाला एग्जांपल बताया था। ठीक है ना, या तो लेक वाला एग्जांपल बताया था, या यानी कि रिजर्वायर, लेक मींस रिजर्वायर। ठीक, या फेस चेंज हो रहा हो, अगर फेस चेंज हो रहा हो, फेस चेंज में भी तो आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो आपका सिंपली आप क्या करोगे? एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू
Q बाई टी, सिंपली निकालो Q बाई टी, टी मतलब आपका जो टी नॉट या टी ले लो, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक। अच्छा, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दो तरीके से चेंज हो रहा होगा, एक बार तो या तो आप सॉलिड्स के बारे में निकालोगे, सॉलिड या लिक्विड, जो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करा था हम पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो हमने डीएस क्या निकाला था, डीएस इक्वल टू एम सी एल एन टी टू बाई टी वन, ये हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक। अच्छा, ये तो सॉलिड और लिक्विड के लिए हो गया, और गैस के लिए क्या होगा, गैस के लिए दो दो कंडीशन आ जाती हैं, एक बार क्या होता है, एक बार आइडियल गैस होती है और एक बार क्या होता है, रियल गैस होती है, दिस इज योर आइडियल गैस, और एक बार क्या है कि रियल गैसेस हैं। तो रियल गैस अगर होगी तो आप थर्मोडायनेमिक रिलेशन से निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो आप थर्मोडायनेमिक रिलेशन से निकालिए, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में, रिलेशंस, ठीक। अगर आपसे एंट्रोपी पूछा जाएगा तो आपको इससे पूछा जाएगा, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है, अगर आइडियल गैस है तो वन इज S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CVLN T2 बाई T1 प्लस RLN, ये फॉर्मूला कल मैंने डिराइव किया था, V2 बाई V1 अकॉर्डिंग टू नीड। अगर अगर आपको ये दे रखा हो, मतलब वॉल्यूम दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए अगर प्रेशर दे रखा हो, दिस इज इक्वल टू CPLN T2 बाई T1 माइनस RLN P2 बाई P1। तो ये जो है, ये जो चार्ट है इसको ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिंपली इससे निकलेगा, टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो सॉलिड के केस में ऐसे, और गैस के केस में आइडियल गैस है तो इस तरह, और रियल गैस में है तो इस तरह, ठीक है ना। तो ये मतलब बस मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, बस मैं आपको निकालना बता रहा था, ये मैंने लिखना बताया कि कैसे, अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें इस तरह इसको ध्यान रखिएगा कि ये चार्ट बस ध्यान रखेंगे, आपको सारे न्यूमेरिकल्स आपके निकल जाएंगे, ठीक। एक बस एक लास्ट इसमें टॉपिक बचता है हमारा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको जरा सा देख लीजिए, उसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो बोलती है द स्टेट ऑफ अल्टीमेट, थर्ड लॉ कहती है द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, the entropy of a pure substance at absolute zero temperature, absolute zero temperature means 0 Kelvin is 0। मतलब क्या है कि जो आपका प्योर सब्सटेंस की इंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन पे जीरो रहेगी, यानी उसमें कोई इंट्रोपी नहीं रहेगी। इसीलिए कोई गैस जो होती है वो 0 डिग्री केल्विन पे हम उसको अचीव कर ही नहीं सकते, मतलब 0 डिग्री केल्विन इज नॉट अचीवेबल, तो इसको इसीलिए हमने एब्सोल्यूट जीरो बोला है। और थर्ड लॉ कहती है कि इस टाइम पर उसकी इंट्रोपी भी जीरो होगी, मतलब कोई रैंडमनेस ही नहीं होगी, कोई डिसऑर्डर ही नहीं होगा उस गैस में, तो वो गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना वो गैस एग्जिस्ट करेगी, ना उसका, ना उतना टेम्परेचर पे आप पहुंच सकते हैं 0 केल्विन पे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो, ये आपकी थर्ड लॉ कहती है, ठीक। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द एंट्रोपी। अब इसमें मैं जरा एक आपको एक दो क्वेश्चंस कराना चाहता था, कि जरा एक न्यूमेरिकल एक दो देख लीजिए कि कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन जरा इसमें मैं आपको नोट ही करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए जरा इस क्वेश्चन को, कि अ हीट सोर्स, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक, क्वेश्चन नोट करिएगा, अ हीट सोर्स एट 800 Kelvin loses, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टू 2000 किलो जूल ऑफ हीट या 2 मेगा जूल ऑफ हीट, ठीक, टू अ सिंक एट एट ए 500 Kelvin and B 750 Kelvin, B 750 Kelvin। मतलब क्या है कि जो आपका 800 केल्विन पे आपका जो हीट लूज कर रही है, एक बार 500 केल्विन के सिंक पे लूज कर रही है, एक बार 750 केल्विन के सिंक पे लूज कर रही है।
तो आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द विच हीट ट्रांसफर विच इज मोर इरिवर्सिबल, डिटरमाइन which heat transfer is more irreversible। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हीट ट्रांसफर जो है मोर इरिवर्सिबल है। मतलब क्या है, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि आपका एक सोर्स है जो कि किस पे 800 केल्विन पे है, यानी कि आपका 800 केल्विन पे है, वो हीट रिजेक्ट किसको कर रहा है, एक बार आपको रिजेक्ट कर रहा है 2000 किलो जूल, एक बार आपकी हीट रिजेक्ट कर रहा है 500 केल्विन पे, एक बार आपका ये हो रहा है, एक बार आपका कुछ इस तरह हो रहा है कि 800 केल्विन पे है, 2000 किलो जूल हीट आपकी रिजेक्ट कर रहा है, और किस पे कर रहा है, दैट इज 750। कौन सा आपका जो प्रोसेस है दिस इज मोर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये आपको ये बताना है। ठीक है, निकालते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए सिंक और सोर्स का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, सिंक का टेम्परेचर चेंज होता है ना सोर्स का टेम्परेचर चेंज होता है। तो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस वाले इसमें आ गए, देखिए कितना आसान हो गया, सिंपली आप इसमें आ गए तो निकाल लीजिए डेल्टा एस ऑफ सोर्स, दिस इज इक्वल टू, देखिए हीट रिजेक्ट हो रही है तो -2000, इन सब बस बातों का ध्यान रखिएगा, किलो जूल अपॉन 800, मतलब क्या है, ये मैं डी क्यू बाई टी निकाल रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका कितना है, दिस इज इक्वल टू -2.5 किलो जूल पर केल्विन। ठीक, डेल्टा केस 1 के बारे में बात कर रहे हैं, केस 1। ठीक, डेल्टा एस सिंक, दिस इज इक्वल टू, वो हीट गेन कर रहा है तो 2000 अपॉन 500, यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि वो हीट गेन कर रहा है, तो ये आपको कितना आएगा प्लस, मतलब प्लस 4.0 किलो जूल पर केल्विन। ठीक, तो डेल्टा एस ऑफ एस जनरेशन आपका कितना है, टोटल एस जनरेशन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ डेल्टा एस टोटल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ, ये सिस्टम या सोर्स कह लीजिए, यहाँ पर सोर्स लिख रहे हैं तो सोर्स लिख दीजिए, सोर्स और डेल्टा एस ऑफ सिंक। ठीक, तो ये आपका कितना है, दिस इज -2.5 प्लस 4, तो दिस इज आपका 1.5 किलो जूल पर केल्विन, ये आया। ठीक, नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2, केस सेकंड। ठीक, यहाँ पे डेल्टा एस सोर्स आपका कितना होगा, मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सोर्स कितना होगा, ये उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका दोनों का वो सेम है, सोर्स का टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, 2000 हीट टूस कर रहा तो माइनस अपॉन 800, ये कितना है -2.5 किलो जूल पर केल्विन। ठीक, डेल्टा एस सिंक चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2000 अपॉन 750, तो ये आपका कितना आ रहा है, दिस इज 2.7 के आसपास आएगा, 2.7 किलो जूल पर केल्विन। ठीक, तो एस जनरेशन यहाँ पे कितना हुआ, एस जनरेशन दिस इज इक्वल टू -2.5 प्लस 2.7, तो ये कितना है 0.2 किलो जूल पर केल्विन। तो आपका कौन सा ज्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, ये वाला ऊपर वाला केस 1, दिस इज मोर इरिवर्सिबल, क्योंकि ज्यादा एंट्रोपी जनरेशन हो रही है, कितनी 1.5, एंट्रोपी जनरेशन इज 1.5, और यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन कितनी हो रही है, दिस इज 0.2 ओनली। ठीक है ना, तो देखिए ये बस क्वेश्चन करने का तरीका है, बस ये है जो आपको ध्यान रखना है चीजों को। ठीक, तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में भी, और आपके जो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो ये जो करने का तरीका वो यही कि दोनों का इंडिविजुअल निकालिए और जो उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो क्लास में यहीं पर ही क्लास को एंड करता हूँ, कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू द comments in the Google Classroom. So thank you class.